आज हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई की पाठशाला में पॉलिटी की नई क्लास सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। ठीक ना। इसके पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मार्शल प्लान के संदर्भ में सही है। तो इसका आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंस के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण की योजना। ये सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि मार्शल लॉ जो है, मार्शल प्लान जो है, इसे लॉ कहते हैं MARTIL, मार्शल लॉ पश्चिमी यूरोप की सहायता के लिए 1948 में, समझे ना, पश्चिमी यूरोप की सहायता के लिए 1948 में पारित एक अमेरिकी पहल थी। किसकी पहल थी? अमेरिकी पहल थी, समझे ना, अमेरिकी पहल थी एक मार्शल लॉ। और इसमें क्या हुआ कि जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ उसके बाद पश्चिमी यूरोपीय, समझे ना, पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे USA ने 12 अरब डॉलर, समझे ना, 12 अरब डॉलर से आर्थिक सहायता दी थी। मतलब 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दिया गया था पश्चिमी यूरोप को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दिया गया था मार्शल लॉ के तहत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मार्शल प्लान के तहत पश्चिमी यूरोपीय देशों को चरणबद्ध सहायता के लिए 1948 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OEEC की स्थापना की गई। दूसरा है, यह एक ऐसा मंच बन गया जहां पश्चिमी यूरोपीय देशों ने सैन्य मुद्दे पर सहयोग करना शुरू कर दिया। सैन्य मुद्दे पर सहयोग करना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A। ठीक है ना। पहला सही है, बाकी सारा गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही। अब जैसे कि हम लोग देख लेंगे दूसरा ऑप्शन गलत क्यों है, तो जिसके बारे में देख लेते हैं, OECC के बारे में देख लेते हैं, OEEC के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमी कोऑपरेशन, समझे ना। इसका फुल फॉर्म हो गया इंग्लिश में, बल्कि यहाँ पे लिखा गया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमी कोऑपरेशन। तो फिर भी हम इसे बता दिए थोड़ा लिख के, ताकि आप लोग थोड़ा क्लियर हो जाए अच्छे से। तो हम लोग देखेंगे कि 1945 में, ठीक है ना, 1945 के बाद, 1945 में या 1945 के बाद यूरोपीय एकीकरण हुआ। क्या हुआ? यूरोपीय एकीकरण के पीछे शीत युद्ध था। यूरोपीय जो एकीकरण हुआ उसके बाद शीत युद्ध, समझे ना, शीत युद्ध था, जिसे मार्शल प्लान कहता है। जो शीत युद्ध था जिसे क्या कहता है? जिसे मार्शल प्लान कहते हैं, मार्शल लॉ कहते हैं। शीत युद्ध को ही मार्शल लॉ कहता है। अमेरिका ने इसके तहत यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित, समझे ना, यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बड़ा फैसला लिया और उसमें वित्तीय मदद को विस्तार किया। अमेरिका ने वित्तीय मदद को विस्तार कर दिया। अभी मैंने आप लोगों को बताया 12 अरब डॉलर अमेरिका ने यूरोपीय देशों के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान की थी। तो इसके बाद क्या है? अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा ढांचा बनवाया। नाटो क्या है? नाटो के बारे में आप लोग को पता ही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नाटो एक तरह का क्या है, सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए एक संगठन बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसे सुरक्षा प्रदान किया जा सके। मार्शल लॉ के तहत अमेरिकी देशों की चरणबद्ध आर्थिक सहायता के लिए 1948 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूनियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन की स्थापना, समझे ना, स्थापना की गई, जिसे OEEC के कहा जाता है। यह एक ऐसा मंच बन गया, समझे ना, यह एक ऐसा मंच बन गया जहां पश्चिमी यूरोपीय देशों ने, समझे ना, व्यापार, देखिए यहाँ पे सैन्य समुदाय है जो कि नहीं होगा, यहाँ पे व्यापार एवं आर्थिक विषयों पर सहयोग करना शुरू किया। अब जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने बार बता चुका हूँ कि अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए एक आर्थिक रूप से एक बड़ा अमाउंट 12 अरब डॉलर और यूरोपीय देशों की क्या है, मतलब पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक
मतलब एक तरीके का अमाउंट दिया गया ताकि वहाँ के जो अर्थव्यवस्था है वह सही से फिर से लागू हो सके। जैसा कि मैंने बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अभिकथन और कारण, कारक प्रकार के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन हो गया असर्शन और कारक हो गया रीजन, कारण रीजन हो गया, ठीक है ना। तो असर्शन देख लेते हैं। यूरोपीय संघ समय के साथ साथ तेजी से एक आर्थिक संघ से राजनीतिक संघ के रूप में विकसित हुआ, समझे ना। यूरोपीय संघ समय के साथ साथ तेजी से एक आर्थिक संघ से राजनीतिक संघ के रूप में विकसित हुआ। यूरोपीय पूंजीवादी जो देश है, यूरोपीय पूंजीवादी देश के आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया ने 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संगठन की ओर कदम बढ़ाए। यूरोपीय मतलब आर्थिक समुदाय के लिए बढ़ाया गया, मतलब कदम बढ़ाया गया। तो इसका आंसर कौन है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की अलग अलग रूप से सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पाते। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 1949 में, जैसे कि हम लोग देखेंगे 1949 में स्थापित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग की राह में एक और कदम था। मतलब स्थापित जो यूरोपीय परिषद है, देखिए जो स्थापित यूरोपीय परिषद है, यूरोपीय परिषद, समझे ना, स्थापित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग की राह में एक और कदम था। यूरोपीय पूंजीवादी देश थे, जो यूरोपीय पूंजीवादी देश के आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया, जो कि आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन की ओर कदम बढ़ाया, समझे ना, जो कि रीजन सही है, संगठन मतलब कदम बढ़ाया। इस प्रक्रिया ने यूरोपीय संसद के निर्माण के साथ एक राजनीतिक आयाम प्राप्त किया, समझे ना। एक क्या किया? राजनीतिक आयाम प्राप्त कर लिया था, राजनीतिक आयाम प्राप्त कर लिया था। तो अब देखेंगे कि यूरोपीय संघ समय के साथ साथ तेजी से एक आर्थिक संघ, समझे ना, समय के साथ तेजी से एक आर्थिक संघ से राजनीतिक संघ के रूप में विकसित हुआ। यूरोपीय संघ ने कहीं अधिक एक राष्ट्र राज्य के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया, जो कि है यूरोपीय जो संघ है, मतलब एक राष्ट्र राज्य के रूप में, राष्ट्र राज्य के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यूरोपीय संघ, समझे ना, यूरोपीय संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है? यूरोपीय संघ ने अपना झंडा, गान और स्थापना तिथि एवं मुद्रा है। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना तिथि और एवं मुद्रा है। यूरोपीय संघ के पास अन्य देशों के साथ पेश आने वाली कई सामान्य विदेश एवं सुरक्षा नीति नहीं, कोई समान विदेश नीति एवं सुरक्षा नीति नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, है, पहला सही है। अब जैसा कि हम लोग इसका आंसर देखेंगे, इसके आंसर के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो यूरोपीय संघ समय के साथ साथ तेजी से एक आर्थिक संघ से राजनीतिक संघ के रूप में विकसित हुआ, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया, विकसित हो रहा था। यूरोपीय संघ ने कहीं अधिक एक राष्ट्र राज्य के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। मैंने अभी देखिए ये सारी चीज़ें मैंने अभी बताई कि एक राष्ट्र राज्य के रूप में कार्य करना शुरू किया। यद्यपि यूरोपीय संघ के लिए एक संविधान के प्रयास विफल हो गए। जो यूरोपीय संघ है, देखिए यूरोपीय जो संघ है, संघ के लिए एक संवैधानिक प्रयास विफल हो गए। उसके द्वारा एक संविधान का भी प्रयास किया गया था, जिसे संवैधानिक प्रयास कहा जाता है। संवैधानिक प्रयास के रूप से ये विफल हो गए, समझे ना, इन्हें असफलता हासिल हो गई इस चीज़ में। लेकिन इनका अपना झंडा है, फिर भी एक संवैधानिक रूप से विफल हो गए, फिर भी इनके पास एक अपना झंडा है, एक अपनी गान है, समझे ना, एक स्थापना तिथि भी है और अपनी मुद्रा भी। अब अन्य देशों के साथ पेश आने वाली कुछ सामान्य विदेशी एवं सुरक्षा नीति भी है। और अन्य देशों के साथ पेश आने वाली सामान्य विदेश नीति, समझे ना, विदेश नीति और एक सुरक्षा नीति भी है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। सुरक्षा नीति है यूरोपीय संघ के पास। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? जैसा कि हम लोग देखेंगे, संगठन के अलावा यूरोपीय संघ
का किसी भी सदस्य के पास राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद में कोई भी पद नहीं होता है। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बहुत बड़ी है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझे ना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। एक और दो दोनों सही है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर दोनों क्यों सही, ठीक ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो है दोनों कथन सही है। तो यूरोपीय संघ के दो सदस्य क्रमशः कौन कौन है? दो सदस्य कौन है? यूरोपीय देश के जो दो सदस्य हैं, दो सदस्य हैं। एक ब्रिटेन है, देख लेते हैं। देखिए, एक ब्रिटेन है और दूसरा है फ्रांस। एक ब्रिटेन और एक फ्रांस है, समझे ना, के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी पद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी पद है, समझे ना। इन दोनों के पास एक अस्थायी पद है। यूरोपीय संघ जो हो गया यूरोपीय यूनियन हो गया, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, समझे ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे यूएनएससी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे यूएनएससी कहते हैं। तो इसके बारे में देख लेंगे। इसका क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, SECURITY, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, समझे ना। ये एक मतलब अथी है, एक संगठन है जिसमें एक अस्थायी सदस्य शामिल है। में कई अस्थायी सदस्य शामिल हैं। इसमें यूएनएससी में कई अस्थायी सदस्य शामिल हैं यूरोपीय संघ में। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ 2016 में 17 ट्रिलियन, समझे ना, 17 ट्रिलियन डॉलर 2016 में 17 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की जीडीपी वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, समझे ना। यूरोपीय संघ जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तुलना में बहुत बड़ी हो गई। ये जो इसकी हिस्सेदारी थी यूएसए की तुलना में बहुत बड़ी हो गई, ठीक। तथा अमेरिका और चीन के साथ व्यापार विवादों में अधिक मुखर होने की हैसियत देते हैं। यह जो कि अमेरिकी एवं चीन के साथ व्यापार विवादों में अधिक मुखर होने का अवसर देता है, मतलब हैसियत देता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यूरोपीय संघ, समझे ना, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यूरोपीय संघ की सैन्य शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। पहला है, यूरोपीय संघ ने राष्ट्रीय सुरक्षा सशस्त्र सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। रक्षा एवं व्यय होने वाले कुल खर्च के हिसाब से इसका स्थान अमेरिका के बाद दूसरा है। यूरोपीय संघ के किसी भी सदस्य के पास परमाणु शस्त्रागार नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? 1 सेकेंड। इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पहला और दूसरा सही है। एक असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, आंसर बताने में थोड़ा लेट हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्यों है, पहला और दूसरा क्यों सही है। तो पहला और दूसरा देखिए आखिर क्या सही है, तीसरा गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है कि गलत है। ऐसा नहीं है कि इसके पास परमाणु शस्त्रागार नहीं है, इसके पास भी परमाणु शस्त्रागार है, परमाणु बम है। यूरोपीय संघ की संयुक्त सशस्त्र सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या कहता है, रक्षा पर इसका कुल व्यय अमेरिका के बाद दूसरा है। रक्षा पे इसका कुल व्यय अमेरिका के बाद दूसरा है, ठीक ना। तो और यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश हैं। अभी हमने बताया यूरोपीय संघ के दो सदस्य देश हैं। पहला कौन है? पहला फ्रांस है। दूसरा कौन है? दूसरा ब्रिटेन है। पहला फ्रांस और दूसरा ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के 2 देश। तो के पास लगभग 550, ये दोनों के पास, जैसे कि हम लोग बताया कि इनके पास भी परमाणु हथियार हैं। इन लोगों के पास 550 परमाणु हथियार है, समझे ना। 550 परमाणु हथियार इन लोगों के पास हैं।
यह अंतरिक्ष एवं संचार प्रौद्योगिकी का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है, समझे ना, जो कि अंतरिक्ष एवं संचार प्रौद्योगिकी में दुनिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ठीक, अब आप लोगों को पता चल गया इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही है। अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मॉस्ट्रिच संधि में से किस संगठन से संबंधित, मॉस्ट्रिच संधि निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? तो यह यूरोपीय संघ से संबंधित है। किससे? यह यूरोपीय संघ से संबंधित है। जैसे मॉस्ट्रिच संधि की आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ की संधि के रूप में जाना जाता है। यह आधिकारिक तौर पर क्या है? मॉस्ट्रिच संधि यूरोपीय संघ के मतलब यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाता है। यूरोपीय संधि के यह संघ के रूप में जाना जाता है। संघ भी कर सकते हैं और संधि भी कर सकते हैं, समझे ना, दोनों चीज कर सकते हैं, संघ और संधि दोनों कर सकते हैं। तो इस संधि में क्या है, इस संधि में देखिए, इस संधि में क्या है, इस संधि में है कि यूरोप के लोगों के बीच, यूरोप के लोगों के बीच, समझे ना, यूरोप के लोगों के बीच एक घनिष्ठ संघ बनाने की प्रक्रिया, एक घनिष्ठ संघ बनाने की प्रक्रिया में एक नए चरण, समझे ना, एक नए चरण की शुरुआत को चिन्हित किया है। मतलब क्या गया, इसे चिन्हित किया गया, समझे ना, इसे चिन्हित किया गया, समझे। तो इसने एक मुद्रा, इसने एक ही मुद्रा, समझे ना, इसकी मुद्रा क्या है, देखिए उतना अच्छा से नहीं, मतलब एक तरीके से बता देते हैं। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। इसकी मुद्रा यूरो है, सॉरी, इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है यूरो, इसकी करेंसी यूरो है। यूरो की नींव रखी तथा कई नए क्षेत्रों में यूरोपीय देशों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग का विस्तार किया, और कई देशों में यूरोपीय की विस्तार किया, मतलब यूरोपीय देशों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग का विस्तार किया गया। ये सारी कामें हुई। अब इसे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से, समझे ना, दिए गए विकल्पों में दिए हुए निम्नलिखित विकल्पों में से किन्हीं संगठन की स्थापना, किस संगठन की स्थापना बैकांग घोषणा द्वारा की गई? बैकांग घोषणा द्वारा की गई। तो इसका आंसर है आसियान, ठीक ना। आसियान संधि जो है, इसका बैकांग घोषणा के द्वारा किया गया है। तो आसियान की जो स्थापना है, आसियान की जो स्थापना है 1967 में, सॉरी, आसियान की स्थापना 1967 में, 1967 में एक क्षेत्र के 5 देश, समझे ना, 1967 में इस क्षेत्र के 5 देश, जैसे 5 देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, 5 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, समझे ना, सिंगापुर और थाईलैंड, 5 देश हैं। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है तो इससे मतलब इसे इग्नोर कीजिएगा, भावनाओं को समझिएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे मतलब 5 देश हैं जिसे बैकांग घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की थी। मतलब इन 5 देशों ने बैकांग घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान संगठन, मतलब आसियान संधि बनाया गया था। तो आसियान संधि जो है कि इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं आसियान संधि का, इसे मिटा देते हैं, ठीक ना। इसके बारे में तो आप लोगों को पता चल गया होगा। 1967, इसमें 5 देश कौन कौन से? इसमें 5 देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो देखते हैं एशियन, देखिए एशियन, ASEAN, एशियन का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऐसे ही आसियान कहा जाता है। आसियान दिवस 8 अगस्त, आसियान दिवस 8 अगस्त, 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई।
इसका आंसर है इस क्या संगठन है, संगठन का नाम है बेकॉन्ग घोषणा के द्वारा जो संगठन बनाया गया उसका नाम है आसियान संगठन। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से देश आसियान के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि कौन कौन से देश इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, तीसरा चौथा हो गया। जैसे कि हम लोगों ने बताया आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश आसियान के सदस्य हैं। और बाकी इसमें क्या है, इसमें दो, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है म्यांमार और ब्रुनेई। इन दो आसियान संगठन के हिस्सा नहीं थे। अब हमने बताया 1967 में आसियान की स्थापना हुई, जिसमें 5 देश है। मैंने अभी भी बता दिया कि 5 देश कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके बारे में पूरा अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। आसियान का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य के रूप से आर्थिक, जो कि इसमें है सामाजिक प्रगति, समझे ना, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से विकास को गति देना था। इसका जो आसियान का संगठन जो हुआ था, इसीलिए हुआ था कि सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक के विकास को अधिक गति देना, मतलब इसके विकास पे अधिक गति देना, मतलब आगे बढ़ाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समझे, आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूएसए और यूएसएसआर, समझे ना, यूएसए और यूएसएसआर के बीच चल रहे सशस्त्र टकराव के बीच आसियान की स्थापना के पीछे माध्यमिक उद्देश्य एक क्षेत्र के सैन्य हितों को सुरक्षित करना था। दूसरा है, एक माध्यमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत के आधार पर कानून का शासन तथा क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देना था। समझे ना, क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देना था। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। समझे ना, केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे कि आसियान का उद्देश्य मैंने अभी अभी आपको बताया कि सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास जो है, जिसके माध्यम से मुख्य रूप से आर्थिक विकास को गति देना था। तो इसका माध्यमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर कानून एवं शासन तथा क्षेत्रीय शांति की अस्थिरता को बढ़ावा देना था। क्षेत्रीय शांति की अस्थिरता को क्या था, बढ़ावा देना था। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। तो देखिए, पढ़ाई की पाठशाला यहाँ पे भी है लिखा हुआ, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पहली बार मैं वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरोपीय संघ के तर्ज पर आसियान ने भी महाराष्ट्रीय यानी सुपर नेशनल संरचना एवं संस्थाएं की नींव रखी। 1994 में स्थापित आसियान क्षेत्र मंच ARF वह संगठन है जो सुरक्षा एवं विदेश नीति के समन्वय पर कार्य करता है। तो इसका आंसर है केवल 2, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अब देखेंगे कि आखिर ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है। क्योंकि यूरोपीय संघ ने विपरीत आसियान में महाराष्ट्रीय यानी सुपर नेशनल संरचना एवं संस्थाओं के लिए बहुत कम इच्छा शक्ति। क्या है, बहुत कम इच्छा शक्ति। आसियान देशों ने के रूप में जाने जाने वाला उस समारोह को आयोजित किया गया। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट और आ गया, आसियान मार्ग, समझे ना। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि आसियान मार्ग है क्या, समझे ना। इसके बारे में हम अभी आगे वाले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आसियान मार्ग है क्या, ठीक है। तो के जाने जाने वाला मतलब उस समारोह का आयोजन किया गया। क्या समारोह का, आसियान मार्ग के रूप में जाने जाने वाला उस समारोह का आयोजन किया गया जो इस प्रकार से एक ऐसी समझे ना, अंतःक्रिया है जो अनौपचारिक, समझे ना, जो क्या है, जो अनौपचारिक है, मतलब औपचारिक रूप से नहीं है, अनौपचारिक है, समझे ना।
अनौपचारिक, असंघर्षवादी एवं सहकारी प्रकृति की, समझे ना, सहकारी प्रकृति की है 1994 में स्थापित आसियान क्षेत्रीय मंच। इसके बारे में थोड़ा सा फुल फॉर्म जान लेंगे। आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है? आसियान क्षेत्रीय मंच जो ARF है, इसके देख लेंगे, ASEAN, आसियान रीजनल फोरम एक ऐसा संगठन है जो सुरक्षा एवं विदेश नीति के समन्वय पर कार्य करती है, समझे ना, समन्वय पर कार्य करती है। अब जैसे कि हम लोग देख लेंगे कि इसका क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आसियान भारत मुक्त व्यापार संधि FTA भारत के आर्थिक सुधारों के साथ 1993 में लागू हुआ। शीत युद्ध के वर्षों के दौरान भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। सही इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, समझे ना। इसका सही आंसर केवल 2 है, FTA के बारे में देख लेंगे। FTA क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे कि देख लेंगे FTA, इसके बारे में थोड़ा फुल फॉर्म देख लेंगे। फ्री ट्रेड, ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, समझे ना, जिसे FTA कहा जाता है। अभी से मिटा देते हैं, अब देख लेते हैं इसका आंसर। अब देख लेते हैं। शीत युद्ध के वर्षों के दौरान भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। जो भारतीय विदेश नीति थी, आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। तो हाल के वर्षों में भारत ने इनमें सुधार लाने की कोशिश की। अब हाल के वर्षों में भारत इसके प्रति सुधार लाने की भी कोशिश की। तो इसके 3 आसियान सदस्य, समझे ना, इसने 3 आसियान सदस्य मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए। आसियान भारत मुक्त व्यापार संधि यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2010 में लागू हुआ। ये जो 1993 में नहीं होगा, यहाँ पे 2010 में लागू हुआ। कब हुआ? 2010 में लागू हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए, मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे जो आने वाला क्वेश्चन है उसमें आसियान मार्ग, आसियान बे के संबंध में कौन सही है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, उसका क्वेश्चन ही आ गया साथ सीधे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आसियान सदस्यों के बीच अंतःक्रिया के रूप में एक अनौपचारिक एवं सहकारी, समझे ना, एक अनौपचारिक और सहकारी प्रकृति और असंघर्षवादी, समझे ना, असंघर्षवादी, ये तीनों चीज़ें हैं इसमें। ऑप्शन नंबर बी में एक चीज़ नहीं लिखा गया है। क्या नहीं लिखा गया है? असंघर्षवादी नहीं लिखा गया है। हम लिख देते हैं असंघर्षवादी। ये जो आसियान मार्ग जो है, आसियान वे जो है, इसके बारे में बताया गया। तो आसियान मार्ग के रूप में जाने जाने वाला एक समारोह का आयोजन किया गया। मतलब आसियान देश मतलब जो आसियान देश के बीच में, मतलब एक आसियान मार्ग के रूप में जाने जाने वाला एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्या है? जिसमें आसियान सदस्यों के बीच अंतःक्रिया हो गया, और के साथ साथ अपनी प्रकृति में अनौपचारिक, असंघर्षवादी, समझे ना, असंघर्षवादी और सहकारी है। आसियान के कामकाज के लिए राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? संप्रभुता का सम्मान, इसमें क्या है? संप्रभुता का सम्मान महत्वपूर्ण है, समझे ना। क्या है? संप्रभुता का सम्मान महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि हम लोग देख लिए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई? तो इसमें से कौन से देश? चीन ने, ऑप्शन नंबर बी, चीन ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई। तो 1978, समझे ना, 1978 में तत्कालिक चीनी नेता, जो चीन के जो नेता थे, डेंग, हंसिएगा नहीं, डेंग
डेंग सियाओपिंग, इसलिए मैंने इसे थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, क्या है कि इन लोग का नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा रहता है। डेंग सियाओपिंग, समझे ना, ने चीन में मुक्त द्वार, समझे ना, इन्होंने चीन में मुक्त द्वार की नीति एवं आर्थिक सुधारों की घोषणा की। यह नीति विदेशों से पूंजी, समझे ना, यह नीति जो है विदेशों से पूंजी और प्रौद्योगिकी विदेशों से पूंजी एवं प्रौद्योगिकी के निवेश द्वारा उच्च उत्पादकता, समझे ना, उच्च उत्पादकता उत्पन्न करने के लिए की गई थी, उत्पन्न करने के लिए की गई थी। पूंजी और प्रौद्योगिकी उत्पादन को मतलब उत्पन्न करने के लिए की गई थी, समझे ना। तो इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया। अब आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। भारत तथा चीन पश्चिमी साम्राज्यों में आगमन से पूर्व एशिया की महान शक्तियाँ थे और भारत द्वारा चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1992 में $338 मिलियन से बढ़कर 2017 में $84 बिलियन से अधिक हो गया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मतलब इसमें उल्टा पुल्टा हो गया, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा बाय मिस्टेक। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, समझे ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देंगे, यही सही है। पहला दूसरा दोनों सही है। देखिए अब आपको पता चल जाएगा, इसमें टिक लगा के मैंने छोड़ दिया है, पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक ना। ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया, इसमें ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, चलिए ऑप्शन सी देखिए बी नंबर पे है, इसलिए तो देखिए कि दोनों कथन सही है। ये सब छोड़िए, आप देखिए दोनों कथन सही है। इसके बारे में देखिएगा, भारत तथा पश्चिमी चीनी साम्राज्य, मतलब चीन जो पश्चिमी साम्राज्य है, चीन पश्चिमी जो साम्राज्य है के आगमन से पहले एशिया की बड़ी शक्ति थी। आगमन से पहले एशिया की बड़ी शक्ति थी। चीन ने अपनी अनूठी सहायक प्रणाली के आधार पर अपनी सीमाओं की परिधि को काफ़ी प्रभाव किया, परिधि को काफ़ी प्रभाव और नियंत्रण किया, प्रभाव और नियंत्रण रखा। तो भारत तथा चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1992 में, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1992 में $338 मिलियन से बढ़कर 2017 में $84 बिलियन, मिलियन देखिए यहाँ पे मिलियन है, यहाँ पे बिलियन है, तो बढ़ा है, से बढ़कर 2017 में $84 बिलियन से अधिक हो गई। तो हाल के दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ विदेशों में ऊर्जा सौदा के लिए, समझे ना, एक दूसरे के साथ विदेशों में ऊर्जा सौदा करने के लिए, मतलब उस पर सौदा करने के लिए बोली लगाने जैसे उन क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हो गए, उन क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हो गए, जो अन्यथा दोनों देशों के बीच संघर्ष पैदा कर सकते हैं। भारत ने अपनी सीमाओं से परे भी अपने प्रभाव को, समझे ना, भारत ने अपनी सीमाओं से परे भी अपने प्रभाव में बढ़ोतरी की। आज दोनों ही मामलों में यह प्रभाव राजनीतिक एवं आर्थिक, समझे ना, राजनीतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक था, समझे ना, राजनीतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक था। दोनों एक महान शक्तियाँ थी, इसके बारे में मैंने सबसे शुरू में ही जिक्र कर लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल से। जय हिंद, जय भारत।